हां, मुख्तार 24 जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। इस दौरान पंजाब सरकार पर संगीन आरोप लगे हैं। वो कैदी की बजाय इस माफिया की मेहमानों की तरह खातिरदारी कर रही है, यह आरोप है। लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं है। मुख्तार के खिलाफ यूपी में 15 मुकदमे विचाराधीन हैं। इन पर सुनवाई चल रही है। कई केस आखिरी पड़ाव पर हैं। इन वारदातों के लिए पीड़ित इंसाफ के लिए बेचैन है। अब न्याय की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है। रही बात मुख्तार की, तो पंजाब से यूपी पहुंचने से पहले उस पर दर्ज मुकदमों की फहरिस्त और लंबी हो गई है। पंजाब के दरवाजे पर यूपी की दस्तक, मुख्तार की उड़ी नींद, तेज हुई धड़कन। अब बांदा चलो मुख्तार, यूपी पुलिस की टीम तैयार। विभिन्न आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रोपड़ से भागे गुर्गे, अब आगे के दिन खराब। जहां किया गुनाह वहीं होगा हिसाब। सरकारी व्हीलचेयर, सरकारी एम्बुलेंस, ड्रामेबाजी पर नकेल के पूरे प्रबंध। जेल वापसी का काउंटडाउन, माफिया मुख्तार का मीटर डाउन। रोपड़ से बांदा तक का सीक्रेट मिशन, माफिया के गुर्गों की बढ़ गई टेंशन। बीस गाड़ियां, 90 पुलिस वालों की स्पेशल टीम, चप्पे चप्पे पर पहरे की सीक्रेट मशीन। योगी सरकार की वज्र तैयारी, गैंगस्टर के दिन भारी। बात तो चुभेगी। जी हाँ, तो हमारे साथ इस वक्त वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बांदा से संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पंजाब से हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा सुलखान सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे होगी मुख्तार की वापसी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्तार को यूपी की बांदा जेल वापस लाने का यह ऑपरेशन कितना खास है, यह बात इसी से समझी जा सकती है कि माफिया को पंजाब की जेल से लाने स्पेशल टीम रवाना होने से ठीक पहले उसमें बदलाव किया गया। टीम सुबह 5 बजे निकलने वाली थी, फिर बदल की वजह से इसमें देरी हुई। स्पेशल टीम से पूर्वांचल के सभी पुलिसकर्मियों को हटाया गया। मुख्तार के लोग किसी भी तरह से इस ऑपरेशन को प्रभावित ना कर सके, इस आशंका में कदम उठाया गया। मुखबिरी की आशंका की वजह से सभी पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए हैं। पुलिस टीम वायरलेस सेट के जरिए ही एक दूसरे से संपर्क करेगी। पूरे रूट को बेहद सीक्रेट रखा गया है। मुख्तार को यूपी वापस लाने वाले रास्ते की रेकी की जा रही है। पंजाब की रोपड़ जेल में अब मुख्तार अंसारी के राहत भरे दिन खत्म हो चुके हैं। यूपी पुलिस की टीम मंगलवार को किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल रवाना हो जाएगी। रोपड़ की जेल से बांदा की जेल तक यूपी पुलिस की स्पेशल टीम का ये एक ऐसा मिशन है जिसकी हर बात बेहद सीक्रेट है।
माफिया मुख्तार अंसारी को रोपर की जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की सुप्रीम तैयारी की गई है। बांदा जेल से रोपर के लिए पुलिस टीम अलग अलग रास्तों से रवाना हुई। हर टीम अपने रास्ते के रूट और टाइम की रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर तय होगा कि मुख्तार को यूपी वापस लाने का सबसे सुरक्षित और छोटा रास्ता कौन सा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में रूल्स फॉर गार्ड्स एंड स्कॉट्स 1970 के प्राविधानों के तहत स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। सूत्रों की माने तो बांदा से रोपर तक के रोड रूट की हर खास बात को नोट किया जा रहा है। एक एक खास बात को ध्यान में रखा जाएगा, तब जाकर तय होगा कि आखिर किस रूट से करीब 880 से 890 किलोमीटर की दूरी तय कर बांदा लाया जाएगा मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी ने यूपी की जेल वापस आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, कानूनी दांव पेच का मकर जाल रचा, लेकिन सब में नाकाम रहा। माफिया मुख्तार की हिस्ट्री शीट को देखते हुए यूपी पुलिस की टीम कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जिले के बजरिया थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ यूपी और दूसरे राज्यों में करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को यूपी लाने के बाद लंबित मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी। थोड़ा सा पंजाब सरकार को उनके स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता है मुख्तार अंसारी को, उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है, तो उसकी भी उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, आपके हो सकते हैं वो बड़े खास, मगर उत्तर प्रदेश के मुलजिम नंबर 1 है। यूपी पुलिस की टीम के रोपर कूच करने की खबर मिलते ही मुख्तार के गुर्गों के होश फाख्ता हो गए। यूपी नंबर की जिस एम्बुलेंस से मुख्तार 31 मार्च को रोपर जेल से मोहाली कोर्ट गया था, वो एम्बुलेंस सोमवार को लावारिस मिली। रोपर ऊना हाईवे पर नानक ढाबे के पास ये एम्बुलेंस लावारिस बरामद हुई। इसके गेट बंद थे, नंबर को छिपाने की कोशिश की गई थी। इस एम्बुलेंस के बारे में तफ्तीश के लिए यहाँ यूपी की बाराबंकी पुलिस के पहुंचने से पहले ही ये एम्बुलेंस इस हालत में मिली। जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस एक ढाबे के पास लावारिस हालत में मिली है, जिसे सदर थाना रोपड़ में लाया गया है। वहां उसकी गहनता से जांच की जा रही है कि ये एम्बुलेंस वही एम्बुलेंस है जो बाराबंकी में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड की गई थी। हमारे सीओ नवीन सिंह मौके पे मौजूद हैं पूरी टीम के साथ में, और गहनता से उसकी जांच की जा रही है। मुख्तार अंसारी पर अब फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस में मुख्तार को साजिश रचने के आरोप में 120B का मुजरिम बनाया गया है। जानबूझकर झूठी सूचना देने के लिए धारा 177 लगाई गई है। इसके साथ ही 7 CLA एक्ट भी लगाया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बांदा का मंडल कारागार है, और ये जो गेट दिखाई दे रहा है, आमतौर पर पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी को यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जो फैसला आया है यहाँ शिफ्ट करने का, इसके बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में इसके बाद यहीं से जो भी यहाँ बंदियों से मिलने आएगा या कैदी आता है, जो भी यहाँ आएगा तो पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, बाकायदा उसका ID कार्ड देखा जाएगा, इसके बाद ही उसको परमिशन होगी। साफ है कि अब मुख्तार के लिए आफत भरे दिन शुरू हो गए हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां से हमारे साथ ABP साझा के संपादक जगविंदर पटियाल भी जुड़े हैं। इसके अलावा वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और साथ ही साथ संजय त्रिपाठी और सुलखान सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जगविंदर आपके पास आऊंगा, और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि कल मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की हर खबर
और हर अपडेट बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से एबीपी गंगा आपके जरिए, जगविंदर पटियाल के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हम पंजाब की खबरों की बात करें, इस पूरे रीजन की, क्षेत्र की खबरों की बात करें, तो सबसे विश्वसनीय चेहरा जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है और इस खबर से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिया। जगविंदर, आज की रात मुख्तार के लिए बेहद, जिसे कहा जाए, कठिन होने वाली है आज की रात। तो अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है कि कल जेल मैनुअल के हिसाब से, जिस तरह से जेल मंत्री का बयान आया कि दोपहर दिन के समय में शिफ्टिंग होगी, क्या कुछ ताजा अपडेट अभी हमारे पास है? देखिए, मुख्तार अंसारी का पंजाब की जेल में जो खेल चल रहा था वो खेल अब खत्म हो गया है और यूपी पुलिस जो है वो उनको लेने के लिए निकल पड़ी है। और कल सुबह तक ये माना जा रहा है कि रोपड़ जेल में सरगर्मी तेज हो जाएगी। कल सुबह से कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी सबसे पहले, और रोपड़ जेल या रोपड़ पुलिस का कोई बहुत बड़ा योगदान इसमें है नहीं, सारा काम उत्तर प्रदेश पुलिस को ही करना है। जो बताया गया है कि जेल मंत्री से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने बोरी बिस्तरा बांधने के लिए कह दिया, भी सामान तैयार रखिए। और क्योंकि यूपी पुलिस चल पड़ी है तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो ड्योढ़ी तक, जो जेल की ड्योढ़ी होती है जहाँ पर 2 दरवाजे जुड़ते हैं, बीच का रास्ता होता है, वहाँ पर रजिस्टर लगे होते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कागजी औपचारिकताएं पूरी करके हम तो ड्योढ़ी के बाहर उनको उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में दे देंगे, जिनके हैंडओवर करेंगे, उनसे आदेश लेंगे और उनके साइन लेंगे और मुख्तार को उनको सौंप दिया जाएगा। उसके बाद रास्ते में कहाँ, कैसे, किस तरह से ले जाना है, किस गाड़ी में ले जाना है, ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस तय करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तार अंसारी ने इस जेल में 2 साल इतने मजे से गुजारे हैं और इतने बढ़िया तरीके से गुजारे हैं कि उनका मन आज की रात भारी जरूर होगा कि फिर वहीं जाना पड़ रहा है जहां से वो बचकर पंजाब आए थे। बिल्कुल जगविंदर, एक और सवाल, जिस एम्बुलेंस को का हर राज आपने खोला, हर राज हमने दर्शकों को बताया, वो एम्बुलेंस भी कल मिली, लावारिस हालत में मिली और सब लोग हैरान थे। उस एम्बुलेंस की कोई नई कहानी सामने आई है? बहुत बड़ा पेच है यहाँ। नई कहानी ये सामने आई है कि रोपड़ पुलिस के पास जब ये खड़ी है तो पता लग रहा है कि उसमें काफी चीजें बदल दी गई हैं। हालांकि अंदर से जिस तरह के हालात उसके लग रहे थे उसको देखकर लगता है कि कई चीजें बदलने की कोशिश की है। एक बात पुख्ता नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस एम्बुलेंस का इंजन नंबर और चेसी नंबर भी जो है वो ओरिजिनल नहीं है और खुर्चा हुआ है। हालांकि यूपी पुलिस से जो हमारी बात हुई है, जो नवीन कुमार सिंह यहाँ पर आए हुए हैं अधिकारी, उन्होंने कहा कि इस बारे में तो जब वो कोर्ट से कस्टडी पर इस एम्बुलेंस का कब्जा ले लेंगे, उसको कब्जे में लेने के बाद ये तस्दीक करेंगे कि इसके इंजन और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की गई है या नहीं। लेकिन इसको लावारिस छोड़ने का सीधा सीधा एक ही मकसद था। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ आ चुकी थी, एम्बुलेंस के केस में आ चुकी थी और गुर्गों को ये पता था कि जिसके पास ये एम्बुलेंस मिल गई वो सीधा ही गिरफ्तार होगा और फिर सारी कड़ियां चुड़ती चली जाएंगी। इसीलिए उन्होंने ढाबे के पास इसको खड़ा किया। नानक ढाबे के मालिक ने हमें ये बताया कि एक आदमी आया, उसने गाड़ी खड़ी की, इतनी देर में हाईवे पर एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी और वो ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़कर उस गाड़ी में बैठकर चलता बना। इसको अबंडन छोड़ने का मतलब एक ही था कि जो इसके साथ पकड़ा जाएगा उसकी मुख्तार के साथ कड़ियां जोड़ने की कोशिश होगी, इसलिए गाड़ी को लावारिस छोड़ा गया। लेकिन अब तो ये गाड़ी इतनी सुर्खियों में आ चुकी है कि ये पंजाब पुलिस की भी नाक का नासूर बनेगी और जो इसको इस्तेमाल करते थे उनका। बिल्कुल जगविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए और सुलखान सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलखान सिंह साहब, क्या कहना आपका कि जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, यूपी पुलिस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही है और पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश पुलिस पर रहेगी कल दिन भर, तो जिस तरह की तैयारियां की गई हैं और पंजाब में जिस तरह का संरक्षण मिला, सर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है सर्विस का? काफ़ी कोशिश किया मुख्तार अंसारी ने अपने आप को कानूनी प्रक्रिया से बचने का और अंत में आप समझिए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके ये आदेश किया है कि इसे उत्तर प्रदेश को सौंप दिया जाए। तो अब कोई और रास्ता नहीं बचा था इनके सामने, तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस इसको ला के यहाँ जेल में दाखिल करेगी और अब मुझे उम्मीद है कि इनका जो ट्रायल है वो तेज़ी से हो पाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ वीरेश भी जुड़े हैं। वीरेश, लखनऊ में किस तरह की हलचल, क्योंकि हर बात की मॉनिटरिंग लखनऊ में भी हो रही है, प्रयागराज में भी हो रही है, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त लखनऊ का? देखिए रोहित जी, जो लुका छुपी का खेल था पंजाब सरकार का मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार से, वो अब खत्म हो चुका है। 10 गाड़ियों का काफिला देर रात तक रोपड़
जेल पहुंच जाएगा। और अगर यूपी सरकार और यूपी सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनकी बात करें तो वहां एक इस मामले को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सोर्सेस से खबर आ रही है कि उसमें एसटीएफ के लोग हैं, साथ ही साथ होम विभाग के बड़े अधिकारी हैं। इसके अलावा उसमें डीजीपी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सारे अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है कि मुख्तार जब उत्तर प्रदेश की सीमाओं में पहुंचेगा तो कोई अप्रिय घटना न हो सके। यानी जिस तरीके से सिंडिकेट है, माफिया असली तौर पर, अगर कानून के जो जानकार हैं, जराइम की दुनिया के जानकार हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक ही माफिया है, बाकी सब गुंडे हैं, बदमाश हैं। तो माफिया मुख्तार अंसारी की जो जड़ें हैं, कोई घटना दुर्घटना ना हो सके, वो सकुशल तरीके से बांदा की जेल पहुंच सके, इसको लेकर एक बड़ी बैठक। बिल्कुल विनेश, बड़ी बैठक हुई है, ताजा अपडेट आपने दिया। और बांदा चलते विनेश, बांदा में संजय त्रिपाठी मौजूद है। संजय, बांदा में किस तरह की तैयारी है? देखिए रोहित, आज पुलिस टीम रवाना हो चुकी है और चूंकि 8 तारीख से पहले जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाना है, तो ये मान के चलिए कि आज देर रात तक जो बांदा से गई हुई टीमें हैं वो पंजाब पहुंच जाएंगी और कल जो औपचारिकता होनी है रोपड़ जेल में वो की जाएगी और उसके बाद मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा लाया जाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि खास इंतजाम किए गए हैं। बांदा जेल में एक नया गेट बनाया गया है जिसमें क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ गाड़ियों का पूरा काफिला रहेगा, सीधे वो काफिला अंदर जाए, इसके लिए एक बड़ा सा गेट बनाया गया है और उन गाड़ियों को अंदर करने के बाद तुरंत गेट बंद हो जाएगा। साथ ही साथ मुख्तार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेल की पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, उनका दायरा बढ़ाया गया है। खास बात यह भी है कि ये ध्यान रखा गया है कि जो जेल में सुरक्षाकर्मी है वो सुरक्षाकर्मी ऐसे ना हो जिनका कोई भी कनेक्शन पूर्वांचल से हो, क्योंकि सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि मुख्तार के संबंध में, उसके हित में या उसके अहित में किसी भी तरह की सूचना बाहर जाए। इसके लिए ये कोशिश है कि पूर्वांचल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सुरक्षा में वहाँ न मौजूद रहे। इसके अलावा जेल के आसपास भी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो खंगाल रही हैं कि पिछले दिनों जेल में जमानत तुड़वा कर कौन लोग गए हैं या छोटे मोटे अपराधों में कौन लोग जेल के भीतर गए, क्योंकि ये शक है कि मुख्तार के आने की खबर से पहले उसके जो गुर्गे हैं वो जेल में जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी तैयारियां हैं, हाई अलर्ट करा गया है जेल के आसपास पूरा। साथ ही साथ बांदा पुलिस भी अलर्ट है और आसपास के जिलों से भी कुछ फोर्स यहाँ पर भेजने की खबरें आ रही हैं कि यहाँ जब मुख्तार अंसारी लाया जाएगा तो उसका जो रूट होगा वहाँ पर भी पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। बिल्कुल संजय, बेहद पुख्ता है, अब बस इंतजार है मुख्तार की घर वापसी का। बिल्कुल, मुख्तार कैसे आएगा, किस रूट से आएगा, ये सब जानना चाहते हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि रोपड़ जेल से बांदा की जेल तक मुख्तार को पहुंचाने के कुल 3 संभावित रूट हो सकते हैं। हमने इस पर खासा रिसर्च किया है और आखिर कौन सा रूट सबसे छोटा है या फिर सबसे कम पेचीदगियों भरा है। सबसे पहले संभावित रूट नंबर 1 के बारे में आपको बता देते हैं। रोपड़ जेल से बांदा जेल रूट नंबर 1 881 किलोमीटर 14 घंटे 32 मिनट का ये रास्ता है। जो आप देखिए कुरुक्षेत्र, करनाल या माइलस्टोन के जरिए दिखा रहे हैं, पानीपत होते हुए यानी पंजाब से हरियाणा और उसका यूपी में यानी गाजियाबाद होते हुए, उसके बाद ग्रेटर नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद, यानी ये जो एक्सप्रेस वे है इटावा, इस रास्ते से भी हो सकता है, ये भी एक रूट हो सकता है। औरैया, हमीरपुर यानी बुंदेलखंड में और उसके बाद बांदा, ये रूट नंबर 1 है जिसमें 14 घंटे 32 मिनट लगते हैं इस रूट में। वही अगर दूसरे रूट की बात करें तो ये 17 घंटे का है। रूट नंबर 2 रोपड़ से मोहाली, ये 1021 किलोमीटर का है। फिर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, उसके बाद करनाल, पानीपत और गाजियाबाद, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा और उसके बाद आगरा। फिर आगरा से सीधे आप देखिए फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद इटावा और इटावा के बाद उन्नाव से कुमरामऊ और इसके बाद ये सफर आगे बढ़ेगा लालगंज होते हुए, फतेहपुर होते हुए बांदा पहुंचेगा। और ये रूट है 1021 किलोमीटर का, इसमें 17 घंटे का वक्त इसमें लग सकता है। जी हाँ, तीसरे रूट की बात भी कर ली जाए कि तीसरा रूट क्या हो सकता है। आप देखिए तीसरे रूट की अगर हम बात करें रोपड़ और रोपड़ से मोहाली, यानी देखिए पंजाब, हरियाणा और फिर यूपी,
पानीपत, ये सब हरियाणा का इलाका है। फिर उसके बाद यूपी में गाजियाबाद, आगरा, इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर होकर भी गुजरना हो सकता है। तीसरे संभावित रूट की रोपड़ से बांदा तक कुल दूरी करीब 995 किलोमीटर ही है। यह सफर अनुमानित तौर पर 17 घंटे 20 मिनट का है। इसके लिए रोपड़ से होकर आगरा तक पहले के रूट की तरह ही आना होगा, लेकिन इसके बाद धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी और महोबा होते हुए बांदा की दूरी तय करनी होगी। और सीधे एक बार फिर जगविंदर का रुख हम करेंगे। जगविंदर, हमने दर्शकों को दिखाया कि 3 संभावित रूट हो सकते हैं और बिल्कुल आपने भी जिस तरह से बताया कि पंजाब पुलिस का ये कहना है या रोपड़ की जो जेल अधिकारी है उनका ये कहना है कि साहब अब ये यूपी पुलिस तय करेगी उनको किस रूट से ले जाना है। लेकिन जगविंदर, क्या कहना है कि रेकी यूपी पुलिस ने आज किया, लेकिन जाए सबसे कम दूरी हो और सुरक्षित रूट हो, जाहिर सी बात है ऐसा ही रूट उत्तर प्रदेश पुलिस ढूंढेगी और संभवतः इसके लिए चर्चा भी हो रही होगी पंजाब में अधिकारियों के साथ। जाहिर सी बात है, लेकिन पंजाब में जितना उनको पंजाब का रास्ता तय करना है या फिर चंडीगढ़ से आगे उनको हरियाणा का रास्ता तय करना है, मुझे ये लगता है कि उसको लेकर यूपी पुलिस भी अपने पत्ते पंजाब पुलिस के सामने नहीं खोलेगी। क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार का रवैया देखें तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि रोहित किसी भी तरह से यूपी पुलिस ये बताना चाहेगी कि मुख्तार को कैसे उन्होंने हैंडओवर लेना है और कैसे आगे लेकर जाना है। उस बात का पर्दा रखेंगे, वो प्रोफेशनलिज्म भी यही कहता है। और खासकर इस केस में जिस तरह से यूपी को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी है, तो मुझे लगता है कि पंजाब और यूपी का सरकार के स्तर पर जो विश्वास है मुख्तार अंसारी को लेकर, उसमें कुछ बचा नहीं है अब एक दूसरे पर करने के लिए। सो इसलिए यूपी पुलिस अपनी रणनीति के तहत आएगी और दूसरा वो ये देखेंगे कि मुख्तार का जहां जहां क्लाउट रहा है, जहां जहां इस माफिया की सरगर्मी ज्यादा रही है, वो इलाके रूट में ना आए। अगर वो रूट में आते होंगे तो वहां की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को चौकन्ना करेंगे और ये बताएंगे कि इससे संभावित समय के बीच में कोई भी परिंदा पर ना मार पाए। और जो लोग यहां से मुख्तार के रोपड़ में बहुत सारे लोग किराए के घरों में रह रहे हैं, तकरीबन 30-40 लोग, मुझे जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से एक खबर दी गई है कि 30-40 लोग जो हैं वो आसपास के घरों में रहते हैं। वहां इन्होंने काफी माहौल भी बना दिया था कोविड में लोगों की मदद करके। और अंसारी इस जेल में बंद है, ये भी रोपड़ के बहुत सारे लोग जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं। तो उन लोगों की तरफ से कुछ भी इस अमले को या जो लश्कर लेकर जाएगा उस पर कोई आंच ना आए, इसको लेकर पंजाब पुलिस ये जरूर सुनिश्चित करेगी कि हमारे इलाके में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस इस बात के पर्याप्त इंतजाम करके आएगी कि अगर कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसको जवाब कैसे देना है, क्योंकि उनका मुख्तार के साथ पुराना वास्ता है। बिल्कुल जगविंदर, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही आपने कहा कि पंजाब पुलिस से तो कम यूपी पुलिस संपर्क कम ही करेगी। सुलखान सिंह साहब, रूट तय करना भी एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने होगी। जी, रूट में सरप्राइज एलिमेंट रख के पुलिस नॉर्मली ऐसा करती है जी। वो आखिर तक रूट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और जहां से सबसे ज़्यादा सुरक्षित ले जाना संभव होगा जी वैसे ले जाएंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी को दूसरे क्रिमिनल माफिया से भी खतरा है। इनकी आपसी क्रिमिनल जो प्रतिद्वंदिता है वो भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ जाएगी। तो यूपी पुलिस पूरी सावधानी बरतेगी ताकि कोई ऐसी दुर्घटना रास्ते में ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल एक इससे पहले कि हम वीरेश और संजय त्रिपाठी के पास चले, एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं। देखिए, गूगल के जरिए हम आपको दिखाते हैं, गूगल मैप के जरिए, कि किस तरह से रास्ते में कई तरह की चुनौतियां, कई पुल आएंगे, एक एक चीज की स्टडी। आप ये देखिए, ये हम लोग गूगल के जरिए जो ये रोपड़ जेल है, आप देखिए इसको, ये वो मैप है और यहीं से बांदा लेकर आना है मुख्तार अंसारी को। और रास्ते में हाईवे है, पुल है, एक्सप्रेसवे है, तो हर रास्ते पे जिस तरह से अभी सुलखान सिंह साहब भी बता रहे थे कि सरप्राइज एलिमेंट होगा और पुलिस बेहद सीक्रेट तरीके से, जो जगविंदर ने भी बात कही, बड़े सीक्रेट तरीके से रूट तय करेगी और मुख्तार को इस जेल से बांदा पहुंचाएगी। बहरहाल वीरेश भी हमारे साथ बने। वीरेश, बिल्कुल रूट को लेकर सबको अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। लखनऊ में बैठकों के दौर जारी है। मॉनिटरिंग की बात की जाए तो यूपी में किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है इस पूरे ऑपरेशन की?
देखिए, अगर आप रूट की बात कर रहे थे, रूट डाइवर्जन सबसे महत्वपूर्ण है और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर केवल तीन अधिकारी हैं जिनके पास रूट की जानकारी है। अवनीश अवस्थी के पास, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के पास और डीजीपी अवस्थी के पास। ये 3 बड़े अधिकारी हैं जो रूट को लेकर आपस में बात करके अंतिम समय में निर्देश देंगे, जिसका पालन जो टीम गई है उसके नेतृत्वकर्ता को करना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बरती जा रही है। और रूट क्या होगा, अभी सरकार के ये केवल 3 आला अधिकारी जानते हैं और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक है। इसके अलावा पूरी सरकार में कोई नहीं जानता और इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। और सोर्सेज से बड़ी खबर यही है कि 3 अधिकारियों को रूट के बारे में पूरा मैप तैयार है और लगभग 1 हफ्ते से इस पर पूरी प्रक्रिया की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, सोचने समझने की कोशिश की जा रही थी कि कोई भी ऐसा बिंदु न हो जिसे छोड़ा जाए। और हर तरीके से चाक चौबंद करने के बाद ये रूट मैप तैयार हुआ है। बिल्कुल विनेश, तो 3 अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं पता कि क्या रूट होगा। बहरहाल जगविंदर, हम चाहेंगे कि कल भी दिन भर एक खबर पंजाब से सबसे पहले आपके जरिए हम एबीपी गंगा के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े थे चंडीगढ़ से और कल भी पल पल का अपडेट सुबह सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जल्दी से बांदा भी चलते हैं। बिल्कुल संजय त्रिपाठी वहां से मौजूद है। संजय, चंडीगढ़ यानी पंजाब में किस तरह की तैयारी है, लखनऊ में क्या हलचल है, इसके बारे में भी वीरेश ने बताया और बांदा में आपने बताया कि तैयारी कर ली गई है। लेकिन आज दिन भर बांदा में भी गहमा गहमी रही, जेल के आसपास गहमा गहमी रही। किस तरह की चर्चा प्रशासनिक अमले में है, क्योंकि प्रशासन को भी बड़ी तैयारी करनी होगी आज की रात के अंदर अंदर। देखिए रोहित, ये माना जाता है कि मुख्तार अंसारी जिस भी जेल में रहता है उसका परिवार उस जिले में ही कहीं ना कहीं आसपास किराए का मकान लेकर रहता है। और ऐसी भी खबरें आ रही कि बांदा में मुख्तार अंसारी के घर परिवार के लोग किराए का मकान ले सकते हैं। हालांकि मुख्तार के परिवार से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस सजग है, पुलिस लगातार निगरानी कर रही है कि कहीं ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई व्यक्ति आसपास जेल के या बांदा जिले में न रह पाए जो किसी भी तरीके से मुख्तार को मदद कर सकता है। और एक बात और कहूँगा कि जैसा सुलखान सिंह जी ने कहा कि इस तरह की जब ऑपरेशंस होते हैं तो उनमें सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ हमने विकास दुबे के ऑपरेशन में भी देखी थी। जब उसको एमपी से उत्तर प्रदेश लाया गया था तो अचानक से रूट में बदलाव कर दिया गया था। हम लोगों ने उसको चेस भी किया था, लेकिन रूट में बदलाव कर करके लाया गया था। तो ये आम बात है कि अचानक से कोई प्लान चेंज हो जाए और रूट तय, एक नया रूट सामने आ जाएगा, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात एक और ख़ास है कि मुख्तार अंसारी चूँकि बाहुबली है पूर्वांचल का और ऐसी दूसरे बाहुबलियों से उसकी अदावत रंजिश चलती है, तो खतरा है इस बात का कि मुख्तार अंसारी के साथ कोई बड़ी घटना ना कर दी जाए। तो इसको लेकर के खास तौर पर बांदा जेल में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क यहाँ सक्रिय किया गया है। साथ ही साथ जेल में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, सर्विलेंस बढ़ाया गया है। कई जो संदिग्ध लोग हो सकते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी किया जा रहा है। तो इस तरह की तैयारियां रोहित पूरे बांदा जिले में हो रही हैं और बहुत सरगर्मी है, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त बांदा में है। पंजाब से जब मुख्तार अंसारी आएगा तो वो सीधे बांदा जेल में ही लाया जाएगा। तो इसलिए बांदा इस समय एक बहुत प्रमुख गढ़ है और इस वक्त पूरी सरकार की नजर बांदा जिले पर अटकी हुई। बिल्कुल, और सरकार की नजर बांदा पर है, पूरे देश की नजर बांदा पर है और बांदा पर आपकी नजर है, वहां पर लगातार मौजूद है, पल पल का अपडेट आप दे रहे हैं। सुलखान सिंह जी के पास जाएंगे। सुलखान सिंह साहब, इस पूरे मामले में अब जैसे मुख्तार वापस आता है तो जितने मामले चल रहे हैं, आपको लगता है कि अब बांदा आने के बाद उसमें तेजी आएगी? क्योंकि अब तक जो बचने का खेल था वो लगातार मुख्तार किस तरह से, देखिए कानूनी दावपेच का इस्तेमाल अपनी फेवर में करता था मुख्तार। जी, अब इसमें अब स्पेशल कोर्ट बन चुकी हैं एमपी एमएलए के केसेस ट्राई करने के लिए। इलाहाबाद में कोर्ट है तो एक ही कोर्ट में सारे मुकदमे हैं। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से ट्रायल पूरा होगा और गवाहों की पेशी और सब चीज़ टाइम पे जल्दी से हो पाएगी जी। तो अब ये इसी से ये मुख्तार अंसारी बचना चाहता था कि किसी तरह से इसको डिले करो ताकि इसी बीच में गवाहों को धमका कर प्रलोभन देकर तोड़ लिया जाए और केस में बरी हो जाए, जो ये हमेशा करता रहा ये व्यक्ति जो है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये तेजी से हो पाएगा और तोड़ फोड़ शायद ना हो पाएगा इसमें। बिल्कुल। वीरेश आपके पास आएंगे। वीरेश, मुख्तार को जिस तरह से लाया जा रहा है और खबर ये भी है कि
मुख्तार के जो गुर्गे हैं या इसके जो करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी, उसका भी एक फुल प्रूफ प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। वीरेश, देखिए, ऑपरेशन नेस्तनाबूद और ऑपरेशन मान मर्यादा के खिलाफ जो चलाया जा रहा है वो इसी की कड़ी है। जो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है पिछले लगभग 1 साल से, ऑपरेशन के जो चल रहा है मानमर्दन जिसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो गुर्गे हैं मुख्तार अंसारी के, उससे संबंधित लोग हैं, उनके घरों को ढाया जाना, उनको जेल में डालना, उनका एनकाउंटर करना, ये प्रक्रिया लगभग 1 साल से चल रही थी और वो जारी है बदस्तूर। और निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी की कमर को तोड़ने के लिए ये काफी है और अब तक लगभग उसका जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है, न केवल बिल्डिंग के तौर पर बल्कि साम्राज्य के तौर पर, बल्कि आर्थिक साम्राज्य के तौर पर, बल्कि उसके गुर्गों के तौर पर भी। और निश्चित रूप से जब मुख्तार आएगा तो उसके गुर्गे कहां अलर्ट है। सरकार के पास पुख्ता जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में कौन कौन अपराधी हैं। बिल्कुल वीरेश, तो कुल मिलाकर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मुख्तार के काले साम्राज्य पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। यूपी पुलिस ने कुछ ताजा दावे भी किए हैं। इसके मुताबिक यूपी में चल रही अवैध वसूली का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। 192 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 96 गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हो गया है। ये देखिए, यूपी पुलिस ने जो दावा किया है, यूपी में चल रही अवैध वसूली का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मुख्तार का काफी हिस्सा माना जाता था। 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है और साथ ही साथ 96 गुर्गे गिरफ्तार हैं। 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के साथ चलाता है गैंग, ये भी आरोप है। और यूपी में चल रही अवैध वसूली का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया है। यूपी पुलिस ने यह दावा किया है कि 192 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तो बिल्कुल ये वो तरीका है, ये वो नेटवर्क है जिसको ध्वस्त करने की कोशिश उत्तर प्रदेश ने कही है। बिल्कुल, सुलखान सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सुलखान सिंह जी, क्या कहना आपका कि मुख्तार पर जो चौतरफा घेरने की कवायद शुरू की है सरकार ने और साथ ही साथ उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसा, जिस तरह से भी वीरेश बता रहे थे और जो तथ्य हमने आपके सामने रखे, तो आपको लगता है कि मुख्तार का जो साम्राज्य था वो पूरा का पूरा साम्राज्य अब कहीं ना कहीं अंत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ये माफियाओं के, इनके जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना और इनकी आमदनी, जो इलीगल आमदनी होती है क्रिमिनल केसेस से, वो बंद होना और जो इलीगल तरीके से क्राइम से प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है इन लोगों ने, उसको अटैच करना, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तभी इनकी कमर टूटती है, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं। खाली अगर आदमी पकड़े जाते हैं तो ये बहुत कमज़ोर नहीं पड़ते हैं जी। तो मैं जैसा देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से सभी मुख्य जो गिरोह हैं यहाँ के, उनके खिलाफ इन तीनों फ्रंट पे अच्छी कार्रवाई हुई है। तो मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी की गिरोह की भी आमदनी बहुत कम हो गई होगी और प्रॉपर्टी काफ़ी जब्त हो जाने के बाद से भी काफ़ी कमज़ोर पड़ा होगा ये व्यक्ति जो है। तो और मेरे ख्याल में अगर मुकदमे जल्दी फैसला हो जाएं तो काफ़ी हद तक कमर टूट जाएगी इसकी। बिल्कुल वीरेश, बड़े संक्षेप में मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताइए, कल लखनऊ की हर हलचल एबीपी गंगा पर सुबह 7 बजे से हम दिखाएंगे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। वीरेश, देखिए, निश्चित रूप से एबीपी गंगा पल पल की जानकारी, जो मुख्तार अंसारी का जो रूट है, उसका जो मूवमेंट है, उसकी जानकारी देगा। बांदा जेल में क्या गतिविधियां चल रही हैं उसकी जानकारी देगा और साथ ही साथ प्रशासन के स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय किस रूप में काम कर रहा है, इस पूरे मामले पर पल पल की जानकारी एबीपी गंगा दर्शकों को सबसे पहले देगा। और रोहित जी, जब से मुख्तार अंसारी पर यह कार्रवाई लगातार चल रही है, एबीपी गंगा पहला चैनल रहा है कि दर्शकों को सबसे पहले जानकारी देता रहा है और कल भी हम विश्वास जताते हैं कि सबसे पहली जानकारी मिलेगी कि कब मुख्तार उत्तर प्रदेश की सीमाओं में पहुंचा है। बिल्कुल वीरेश, तो कल भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों को इस पूरे मामले में अपडेट करवाएंगे। बिल्कुल, और बांदा से संजय त्रिपाठी। संजय, कल सुबह से बांदा की हर हलचल एबीपी गंगा पर सबसे पहले। संजय
बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और सबसे पहले एबीपी गंगा पर ही मुख्तार से जुड़ी हुई सारी खबरें अपडेट हुई हैं। दर्शकों के लिए सबसे पहले हमने पेश की है एक चीज़ें, और ये माना जा रहा है कि कल मुख्तार अंसारी को जब लेकर के चला जाएगा तो कल देर रात तक या फिर परसों सुबह मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा। कोविड टेस्ट होगा मुख्तार अंसारी का सबसे पहले, साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य की जांच होगी। और ये भी हमें जेल के सूत्र बता रहे हैं कि जब पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में था, बैरिक नंबर 15 में था, इस बार भी वही बैरिक उसको अलॉट हो सकती है। साथ ही साथ उसको जो खाना दिया जाएगा, जो भोजन दिया जाएगा, वो भी डॉक्टरी सलाह पर दिया जाएगा। तो कहीं कोई चूक नहीं होने वाली है। पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन तैयार है। मुख्तार से जुड़ी हुई हर अपडेट हम सबसे पहले एबीपी गंगा पर पहुंचाएंगे। बैरक नंबर 12 में दोबारा वापसी मुख्तार की हो सकती है। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और लखनऊ का पल पल का अपडेट कल दिन भर दर्शकों को आप देंगे। सुलखान सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो चुभेगी में, अब बात कोरोना की, जिसका विस्फोट शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको यूपी का अपडेट दे रहा हूं, जहां हालात गंभीर हो चुके हैं। यूपी में स्थिति क्या है, जरा इस पर आप एक नजर डालिए। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 3,999 नए केस सामने आ चुके हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है, देखिए, और ये आंकड़ा सचमुच डराने वाला है। और अगर इस आंकड़े पर जल्द काबू नहीं पाया गया, और ये काबू कुछ सिस्टम नहीं, हम लोग को ही इस पर काबू करना होगा। प्रदेश में एक्टिव जो केस थे वो 22,820 हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 1133 केस सामने आए हैं। ये लखनऊ की स्थिति है। और पिछले 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना से 5 की मौत भी हो चुकी है। और लखनऊ में एक्टिव केस की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज में 479 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में 208, गोरखपुर में 102 नए केस सामने आए हैं। तो ये स्थिति है और ये आंकड़ा सचमुच डराने वाला है। यूपी का आंकड़ा आपने देखा। अब उत्तराखंड की बात भी कर ली जाए, यहां भी कोरोना के केस की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज कोरोना के 547 मामले उत्तराखंड में भी सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर कोरोना की वजह से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। देहरादून में कोरोना के 224 केस सामने आए हैं। हरिद्वार में कोरोना के 194 केस सामने आए। नैनीताल में 33 और उधम सिंह नगर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए केस सामने आ चुके हैं। ये स्थिति है उत्तराखंड की। वहीं 32,243 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। तो ये आंकड़ा क्या हो सकता है, ये सचमुच चिंता का विषय है और डराने वाली बात नहीं है, लेकिन चिंता इसमें करना जरूरी है। वहीं इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे संवाददाता शैलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर स्वाति, नमस्कार। और यूपी का यह आंकड़ा सचमुच डराने वाला, लगातार तादाद बढ़ रही है, जो पॉजिटिव केसेस है वो बढ़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब दूसरी वेव का जो विकराल रूप दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा चिंता है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से अब सरकार ने कदम भी उठाए रोहित जी, उससे एक लॉकडाउन एक केवल औपचारिकता भर रह गई है। क्योंकि अब जो नियम आ गए, अब जो कानून आ गए, उसमें लोगों को ये मान के चलना ही होगा कि अब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, हमें अपना आचरण बदलने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात देखिए, अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो हॉस्पिटल में बेड मिलना एक मुश्किल काम नहीं था, आसानी से बेड मिल जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन आज अगर कोई बीमार पड़ता है तो 10 लोगों से आप सिफारिश करते हैं, 10 लोगों की आपको मिन्नत करनी पड़ती है, तब जाके आपको कोई बेड मिलता है। और उसके बाद भी आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटकते हैं। तो ये चीज़ समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कितने भी संसाधन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्यों ना हो, अगर हम इस रफ्तार से मामले आएंगे तो हम उन लोगों को नहीं देख सकते। ना हमारे पास इतने बेड होंगे, ना डॉक्टर, ना नर्सेज। तो आज अगर हमने अपना आचरण नहीं बदला, आज अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हमें बहुत कष्ट में डाल सकती है, बहुत मानसिक तनाव देती है पूरे परिवार को, तो मुझे लगता है कि हम फिर खुद ही गलतियां कर रहे हैं, खुद ही मूर्खता कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर हम इसका कष्ट भोगेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज ही हम अंकुश लगाएं, आज ही हम ये सोचें कि हम लॉकडाउन में आ चुके हैं और जिस तरह का आचरण हमने पिछले साल किया था, अगर हम थोड़ा भी उसकी तरफ वापस चले जाए तो मुझे लगता है कि हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमने बिल्कुल ये ठान लिया है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हम मास्क लगाएंगे ही नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे ही नहीं, हमें कुंभ में भी जाना है, हमें जो है शादियों में भी जाना है, हमें आयोजनों में भी जाना है, मार्केट भी जाना है, तो
फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कहानी कहाँ तक पहुँचने वाली है। तो बिल्कुल डॉक्टर स्वाति भी आपको चेता रही हैं कि किस तरह से एक संयम बरतना होगा और अपने आप पर कुछ नियंत्रण लगाना होगा। शैलेश हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, लखनऊ की क्या स्थिति है अगर हम पॉजिटिव केसेस की बात करें, किस तरह से पिछले 10-12 दिनों में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? शैलेश। रोहित जी, अगर हम लखनऊ की बात करें तो एक लाइन में अगर हम कहें तो बद से बदतर, हर दिन बद से बदतर स्थिति हो रही है। आज की बात करें तो 24 घंटे की रिपोर्ट है 1133, एक दिन पीछे जाए तो 1129, उससे पहले जाए तो 1041, उससे पहले 1000 से ऊपर, तब भी उससे पहले 900 कुछ, यानी पिछले एक हफ्ते में ही अगर हम देख लें तो इतनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है कि आज लखनऊ में 7100 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, यानी 7100 से अधिक पॉजिटिव पेशेंट आज की तारीख में अपना इलाज करा रहे हैं, चाहे घर पर या फिर अस्पतालों में। इसकी वजह से अस्पतालों में खास तौर से जो L2 और L3 लेवल 2 और 3 के जो अस्पताल है, जहां पर ICU के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वहां पर संकट के हालात हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक की, लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं बेड्स बढ़ाने के लिए, बेड्स बढ़ाए भी जा रहे हैं, लेकिन संसाधन अगर चाहे जितने भी बढ़ाए जाएं, अगर इसी तेजी से आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो आखिर हर चीज़ की एक लिमिटेशन, एक सीमा है, कहाँ तक बेड्स बढ़ेंगे, कहाँ तक वेंटिलेटर, कहाँ तक ICU। ऐसे में सबसे बड़ी बात इसको रोकना, नियंत्रण करना। गाइडलाइंस आ रही हैं, आज ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने खुद सबसे पहले सुबह उठकर 8 बजे सिविल अस्पताल पहुंचे, कोविड की वैक्सीन लगवाई और उसके बाद 10:30 बजे उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें मुख्य सचिव, DGP, अपर तो बिल्कुल शैलेश, हालात अधिकारी सब थे। बिल्कुल हालात एकदम ऐसे हैं कि अगर अब इस पर काबू नहीं पाया, संयम नहीं बरता तो स्थिति खराब हो सकती है। वहीं वाराणसी में अनोखी पहल कोरोना कंट्रोल करने के लिए की गई है। इस अनोखी कोशिश की बात करें तो भीड़ पर काबू पाने के लिए बाजार में टिकट लगाने की बात की जा रही है। काशी के प्रमुख बाजारों में टिकट लगाया जाएगा। 5 रुपए के टिकट पर एक शख्स 1 घंटे बाजार जा सकता है। देखिए, कोरोना कंट्रोल करने के लिए अनोखी कोशिश, बनारस की ये बात हम आपको बता रहे हैं कि क्या कोशिश वहां पर की गई है। वाराणसी में अनोखी पहल है, भीड़ पर काबू पाने के लिए लगेगा टिकट। काशी के प्रमुख बाजारों में टिकट लगाया जाएगा। अगर आपको बाजार में जाना है तो आपको वो टिकट लेना पड़ेगा और उस टिकट की कीमत 5 रुपए है और 5 रुपए के टिकट पर एक शख्स 1 घंटा बाजार में रह सकता है। 1 घंटे से ज्यादा बाजार में रुकेगा तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये बनारस की पहल है। आप देखिए, कोरोना कंट्रोल करने के लिए ये अनोखी कोशिश है। अगर 1 घंटे से ज्यादा कोई रुकता है बाजार में तो फाइन लगेगा 500 रुपए का। डॉक्टर स्वाति, क्या कहना, ये एक अनोखी पहल शुरू हुई है बनारस में से, आप किस तरह से देखती है? बहुत अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं सेल्फ पुलिसिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह का आचरण अब रखना चाहते हैं और ये एक अच्छी मिसाल है जो वहाँ के लोग दे रहे हैं, क्योंकि केवल प्रशासन सख्ती करे उससे सब कुछ संभव नहीं है। आखिर करना हम ही को है। और अगर हमारे अगर थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आता है, जो कि इस तरह से अभी दिख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने सोचा कि मार्केट में हम कम से कम लोगों को एंट्री दें, लोग अपने आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमारे लिए सब कुछ खुला नहीं है, हम आसानी से वैसे ही घूम फिर नहीं सकते हैं जैसे कि पहले कोरोना के पहले था। तो अब लोगों को एक कहीं ना कहीं मानसिक तौर से भी ये बार बार जताना ज़रूरी है कि कोरोना है, आपको अपने आचरण को कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। और ये बहुत अच्छी पहल है जब लोग खुद जागरूक होते हैं, खुद उसको एक जन आंदोलन का रूप देते हैं। यही हमें जिता सकता है, यही हमारे पास तरीका है। दूसरा रोहित जी, अब एक वैक्सीन हमारे पास ऐसा हथियार है जिसकी तरफ न केवल सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम 1 साल बाद उसी तरह दोबारा लॉकडाउन, वो वैसा व्यापक लॉकडाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा हथियार है आज, एक वैक्सीन। अगर हम उसका भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर सरकार भी इसकी मियाद को बढ़ाए और लोगों के घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने का काम करे, तभी हम इसको रोक पाएंगे। क्योंकि वैक्सीन का असर हम इमीडिएटली नहीं देखेंगे, वैक्सीन का असर तब हम देख पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे। अभी हमने जितने लोगों को वैक्सीनेट करा है उसमें अगर हम ये सोचे कि हम इसको कंटेन कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। आने वाले 2-3 महीने लगेंगे। तो इसलिए उसकी जो पहल है वो अगर अभी से तेज नहीं करी गई तो ये लड़ाई और ज्यादा लंबी खिंचेगी और ज्यादा कष्टकारी भी होगी। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। शैलेश, आपका भी शुक्रिया। तो कोरोना की हमने बात की और कोरोना संकट के बाद अब बात एक और बड़े संकट की, अब बात उत्तराखंड के जंगलों में धधकती उस आग की जिसकी चपेट में इस वक्त देवभूमि के कई जिले हैं। फिलहाल उत्तराखंड में लगी आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के
MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने टिहरी के नरेंद्र नगर रेंज में आग पर काबू भी पा लिया है। लेकिन अभी भी बड़े इलाके में जंगल की ये आग धधक रही है और इसकी वजह से करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। चुभने वाली बात यह है कि जंगल में आग ना लगे, इसके लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा रोड मैप भी बनाया जाता है। बावजूद इसके आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये किसी एक साल का मामला नहीं है, बल्कि हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार हालात और ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की तैयारी की है उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस आग को बुझाने के लिए। जी हां, MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही है। नरेंद्र नगर अगर की बात करें, नगर वन रेंज में यह आग बुझाई गई, वहां पर सफलता भी मिली और वायुसेना ने दिए हैं 2 MI-17 हेलीकॉप्टर केंद्र से दिए गए, वायुसेना की तरफ से दिए गए राज्य सरकार को। एक हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको आज कुछ हद तक सफलता भी मिली और 10 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन शुरू किया था और रेकी करने के बाद जंगल पर पानी का छिड़काव किया गया। नरेंद्र नगर वन रेंज में 5000 लीटर वाली बकेट से पानी फेंका गया। 10,000 लीटर पानी के छिड़काव से आग पर काबू पाया गया। अब कब कितना नुकसान हुआ इस पर नजर। उत्तराखंड में आग लगने की 1039 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। 24 घंटे में 67 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। एक हफ्ते में आग लगने के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे स्थिति बदतर हो चुकी है। पिछले 15 दिन में आग से 37 लाख की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है, खाक हो चुकी है। ये स्थिति उत्तराखंड में नुकसान की इस वक्त बन रही है। और हमारे साथ इस वक्त पर्यावरणविद जेपी मैठानी साहब बने हैं। मैठानी साहब, उत्तराखंड की आग और इस आग से जो नुकसान हो रहा है, इस स्थिति को किस तरह से देखा जाए, क्या कितना खतरनाक है ये पर्यावरण के लिए और ये हर साल की स्थिति है? जी नमस्कार, पहले तो धन्यवाद एबीपी न्यूज को इस इश्यू को उठाने के लिए और ये इसी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देने के लिए। उत्तराखंड संपूर्ण भारत का इकोसिस्टम का ड्राइवर है, मतलब यहाँ से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, वाटर जैसे सारे इश्यूज सारे हिमालय से ही रेगुलेट होते हैं। अगर हम देखें उत्तराखंड में तो राज्य बनने के बाद पिछले 20-21 वर्षों में जंगल की आग की घटनाएं पृथक राज्य बनने के बाद बढ़ी हैं और उत्तराखंड के जंगलों में जो भी आग लग रही है ये किसी थर्ड पार्टी द्वारा नहीं लगाई जा रही है, ये यहीं के निवासियों द्वारा या आप कहें यहीं का जनमानस इस जंगल की आग को लगा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की तरह ऐसा नहीं है कि बांस के आपस में रगड़ने से आग पैदा होती हो। उत्तराखंड के जंगलों की आग मानव जनित है, यहाँ के ही जन समुदाय द्वारा ये आग लगाई जा रही है और इसका शिकार हो रहे निर्दोष परिवार, जिनके घर 16-17 घर जल चुके हैं और इसके अलावा निर्दोष जानवर। पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। इस आग से सिर्फ हरी वनस्पतियों, पेड़ पौधों का, झाड़ियों का और रिंगाल बैम्बू का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे जो निमेटोड्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इन सब का जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इस समय जिन भी पेड़ पौधों पर बाज, बुरांस, अयार, काफल, इन पे जिस पे भी फ्लावरिंग हो रही होगी और जिन पे भी बीज बनेंगे उनके जीवन पे बिल्कुल संकट आ चुका है। उन पर रीजर्मिनेशन होगा ही नहीं, सीड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, सारा जल चुका है। और ये इस सबसे भयावह स्थिति ये है कि इसके तुरंत बाद बारिश आएगी। जंगल की आग से टॉप सॉयल फॉरेस्ट की 6 इंच की बिल्कुल जल भुनकर राख हो जाती है। जैसे ही इस पर बारिश पड़ती है, तेज बूंदें, तो ये लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर लैंडस्लाइड हमारे पहाड़ के गाँव को, जनमानस को बेहद संकट में डाल। मैठानी साहब, एक सवाल और बताइए मैठानी साहब, इस पर रोक कैसे लगेगी? बड़ा सवाल है, रोक कैसे लगे इन घटनाओं? देखिए, बिना जन सहभागिता के किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं किया जा सकता। आज माननीय वन मंत्री जी ने रुद्रप्रयाग से पौड़ी आते समय जंगल की आग को बुझाते हुए दिखे। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कम से कम उन्होंने ऐसा संज्ञान तो लिया। ये उत्तराखंड बनने के बाद पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जिन्होंने जंगल की आग को बुझाया, चाहे ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि वर्तमान नए मुख्यमंत्री जी ने 10,000 फॉरेस्ट फायर की नियुक्ति की। हम ये कह रहे हैं कि जब वायुसेना के MI-17 ने ही आग बुझानी है
तो उत्तराखंड के वन विभाग को अरबों रुपयों का बजट क्यों दिया जाता है? ये बजट वायुसेना को दे दें आप। फॉरेस्ट फायर कंट्रोल का काम वायुसेना करेगी। जनपद चमोली का जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कह रहा है कि हमें पता ही नहीं फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम का नंबर क्या है। तो ये क्या है? मतलब 1039 फॉरेस्ट फायर की घटनाओं की आपने बात की आज ही के दिन में, और उधर भीमताल से हेलीकॉप्टर पानी नहीं भर पा रहे हैं और बकेट में। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल खामियां, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। और उत्तराखंड के वो पर्यावरणविद जिन्होंने पद्म भूषण पद्मश्री प्राप्त किया है, वो इस समय जंगलों की आग बुझाने के लिए जन सहभागिता के साथ वन पंचायतों के साथ मिलकर क्यों नहीं मैदान में हैं? क्या वो सरकारी बिल्कुल मैठानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।